हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ रीच का ये लेक्चर नंबर 25 है और अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है C++ फंक्शन। तो फंक्शन को पूरा हम बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा बेसिक से समझने वाले हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनकी हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सब कुछ समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यानी फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और ये तभी रन होता है जब इसे कॉल किया जाता है। अब रन होना क्या होता है, कॉल करना क्या होता है, सब समझेंगे। ठीक है, आराम से समझिए। यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन, यानी कि जो हम फंक्शन में डेटा पास करते हैं उसे पैरामीटर कहा जाता है। फिर उसके बाद फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। यानी कि फंक्शन बेसिकली यही, देखिए फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, कि हम फंक्शन में लिखे हुए कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रीयूज करने का मतलब क्या है, समझ में आएगा जब हम फंक्शन बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये पैरामीटर क्या होते हैं, कॉल करना क्या होता है, फंक्शन को रीयूज करना क्या होता है। ठीक है, सब समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि देखिए फंक्शन जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है प्री डिफाइन, और प्री डिफाइन को हम इनबिल्ट फंक्शन भी कह सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन या प्री डिफाइन। दूसरा होता है यूज़र डिफाइन। अब देखिए यूज़र डिफाइन फंक्शन यही हमें पढ़ना है। यूज़र डिफाइन फंक्शन, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिएट अ फंक्शन, नाम से ही पता चलता है। यूज़र डिफाइन यानी जिसे हम डिफाइन करें, हम बताएं कि फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, किस तरीके से काम करेगा, ये हमें अगर बताना हो तो वो कहलाता है यूज़र डिफाइन फंक्शन, जिसे हमें क्रिएट करना पड़ता है, और यही हम समझेंगे। बाकी अगर प्री डिफाइन की बात करें तो देखिए जो प्री डिफाइन फंक्शन होता है ये पहले से ही डिफाइन होता है, नाम से ही पता चलता है प्री डिफाइन या फिर इनबिल्ट फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या होता है कि इस फंक्शन में हमें इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करना होता है, डिफाइन नहीं करना होता। पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कॉल करना क्या होता है बेसिकली। तो आपको याद होगा हमने अभी तक कई सारे ऐसे फंक्शन देखे हैं। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कई ऐसे फंक्शन देखे थे। जैसे एक हमने देखा था मैक्स, एक हमने देखा था मिन। ठीक है, मैक्स, मिनिमम, और इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालने के लिए पावर फंक्शन हो गया। कई फंक्शन ऐसे थे जो कि ये सब क्या कहलाएंगे, ये प्री डिफाइन फंक्शन थे। ये क्या थे, प्री डिफाइन फंक्शन थे। हम क्या करते थे, सिर्फ इनको कॉल करते थे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं x इज़ इक्वल टू 5 है और y इज़ इक्वल टू 6 है, और हमें अगर बताना हो कि इसमें से दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो या तो एक तरीका ये है कि भाई आप इफ़ कंडीशन लगा करके दोनों को कंपेयर करें और फिर सी आउट कराएं कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें एक प्री डिफाइन फंक्शन मिलता है मैक्स। ठीक है, हम लगाएंगे मैक्स, और मैक्स यहाँ पर जो भी फंक्शन होते हैं देखिए पैरेंथेसिस के अंदर रहता है उसका डेटा वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, बीच में हमारे यहाँ पर आएंगे x, y, ये दोनों वेरिएबल। तो सिंपल एक लाइन से हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि ये जो मैक्स फंक्शन है ये प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन है यानी ये मैक्स बेसिकली किस तरीके से काम करेगा ये पहले से ही लाइब्रेरी में डिफाइन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री डिफाइन फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉल कर रहे हैं। तो आपको समझ आया होगा कि कॉल करना क्या होता है। यानी फंक्शन को जब इस तरीके से हम लिखते हैं और उसमें हम अपना डेटा यानी पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमारा कहलाता है फंक्शन को कॉल करना। और जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो इस फंक्शन को जहाँ पर भी डिफाइन किया गया होगा जिस भी लाइब्रेरी में, तो ये तभी रन होगा जब इसे कॉल किया जाएगा। और जब तक मैक्स को कॉल नहीं किया जाएगा तब तक मैक्स का जो कोड लिखा हुआ है यानी डिफाइन किया गया है वो रन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये होता है प्री डिफाइन, और जब तक उसे कॉल नहीं किया जाएगा तब तक ये रन नहीं होगा, और जब कॉल किया जाएगा तभी रन होगा। तो ये रन करना क्या होता है समझ आया होगा, कॉल करना क्या होता है समझ आया होगा। यानी जब हम मैक्स को कॉल करेंगे तब ये मैक्स रन होगा, और इसमें जो डेटा पास किया जाता है उसे पैरामीटर कहते हैं। यानी ये जो x और y हम पास कर रहे हैं इस मैक्स नाम के फंक्शन में, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पैरामीटर कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, पैरामीटर्स। बाकी इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं जब अभी हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। बाकी इस कोड को रीयूज कर सकते हैं बार बार। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए अब मैक्स फंक्शन कैसे काम करेगा ये हमने लिख दिया, मान लेते हैं। ठीक है, प्री डिफाइन है। अब मैक्स फंक्शन आप जितनी बार चाहें, ठीक है, यहाँ पर x और y में चेक करना है, चेक कर लीजिए। फिर मान लेते हैं आगे चल करके प्रोग्राम में और कई सारे वेरिएबल बने, और फिर आपको पता करना है कि अब इसमें से कौन सा फंक्शन मतलब कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर हम दोबारा से मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार भी हम उस फंक्शन को बार बार रीयूज कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार कोड नहीं लिखना है, हमें सिर्फ फंक्शन कॉल करना है। डिफाइन एक बार करना है, कॉल आप कितनी बार भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अभी जो हमने बताया इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि एग्जैक्टली फंक्शन का कॉल करना क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन दो चीज़ें आपको पता चली, ठीक है। तो प्री डिफाइन में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना होता, प्री डिफाइन में तो हमें बस समझना होता है कि किस लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन मिलते हैं और किस फंक्शन का क्या काम होता है, बस यही सीखना होता है। लेकिन अगर बात करें यूज़र डिफाइन फंक्शन की, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते समय हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ये सब कुछ समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें क्रिएट अ फंक्शन की, तो सबसे पहले C++ प्रोवाइड सम प्री डिफाइंड फंक्शन सच एज मेन, यानी C++ हमें कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक क्या है, मेन फंक्शन है। अब देखिए मेन फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में शुरुआत से ही यूज़ कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जब भी हम कोड लिखते हैं C++ में, वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, देखिए। और मेन फंक्शन क्या होता है, C++ का जो भी कोड रन होता है, यानी जब प्रोग्राम एक तरीके से रन होता है, कंपाइलर रन करने का काम करता है, तो वो सीधा पहुँचता है मेन फंक्शन के पास। जो मेन फंक्शन है ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, ध्यान देना। जो कंपाइलर कॉल करता है, जिसे नॉर्मली जैसे हम मैक्स को कॉल करें, मिन को कॉल करें, तो वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन कंपाइलर जब रन होता है, यानी प्रोग्राम रन होता है हमारा, तो मेन फंक्शन जहां भी होगा, ये डायरेक्टली यहीं से हमारा कोड रन होना स्टार्ट होता है। फिर ये रन होते होते अगर लूप लगा है तो वहीं पर घूमता रहेगा, या फंक्शन अगर कहीं कॉल किया गया तो वो फंक्शन जहां भी जिस भी लाइब्रेरी में कहीं भी लिखा होगा, तो वहां पर जाकर के वो कोड रन होगा और वापस फिर यहीं पर आ जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ से वापस आएगा, तो ये हम समझेंगे। फंक्शन कॉल करना, उसकी रिटर्न वैल्यू, ये सब पूरा समझेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझ लें कि मेन फंक्शन क्या है, ये एक प्री डिफाइन है और मेन फंक्शन में ही हमारा सारा कोड रहता है C++ का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये बेसिकली फंक्शन ही है। अब फंक्शन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फंक्शन नेम। तो ये मेन क्या है, फंक्शन नेम है, और जब भी फंक्शन का नाम होगा तो पैरेंथेसिस हमेशा ओपन एंड क्लोज इस तरीके से रहेंगे। और अगर उस फंक्शन की कुछ वैल्यू है, यानी कुछ उसके पैरामीटर्स हैं, तो वहाँ पर ये फंक्शन जो है, मतलब इसी पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर भी पास करते हैं। और जो फंक्शन हमारा होता है ये बनाता है ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पर आपने देखा था ना डेफिनेशन में, ब्लॉक ऑफ कोड बनाता है। तो जो फंक्शन हमारा होता है ब्लॉक ऑफ कोड, उसका यही है, देखिए करली ब्रैकेट ओपन हुआ और करली ब्रैकेट क्लोज हुआ। ब्लॉक ऑफ कोड कई सारी चीज़ें बनाती हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट हो गई, स्विच स्टेटमेंट हो गई, और आपका लूप हो गया, कोई भी लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं, ये सब क्या करती हैं, ब्लॉक ऑफ कोड ही बनाती हैं। लेकिन इफ़ कंडीशन ये अगर प्रोग्राम में लिखी है तो ये कंडीशन चेक करेगा ऑटोमेटिक, इसमें कॉल वगैरह का सिस्टम नहीं होता, ये डायरेक्टली चेक करेगा। लूप की कंडीशन सही हुई तो लूप ऑटोमेटिक रन होगा, स्विच की कंडीशन सही हुई तो स्विच ऑटोमेटिक रन होगा। लेकिन फंक्शन भी क्या बनाता है, ये भी ब्लॉक ऑफ कोड ही बनाता है। लेकिन फंक्शन ये तब रन होगा जब इसे कॉल किया जाएगा, इसके लिए कोई कंडीशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। इसको जब हम लिखेंगे कॉल करने के लिए, तभी ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी इस ब्लॉक ऑफ कोड में फिर से वही चीज़, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इफ़ के ब्लॉक में आप कुछ भी रन करा सकते हैं, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होता है उसके बीच। फॉर लूप में आप कुछ भी करा सकते हैं, उसी तरीके से फंक्शन के अंदर भी आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। बस ये है कि ये अंदर का लिखा हुआ कोड तभी रन होगा जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। जैसे इफ़ में कंडीशन ट्रू होने पर इसका कोड रन होता था, फॉर लूप में कंडीशन ट्रू होने पर उसका कोड रन होता था। इफ़ और फॉर में क्या होता है, इफ़ एक बार रन होता है, और जो हमारा फॉर लूप है वो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक रन होता है, और फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तब रन होगा। यही सब डिफरेंस है, बाकी ये सब बनाते ब्लॉक ऑफ कोड ही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया लगा। फंक्शन नेम पैरेंथेसिस से हमेशा इस तरीके से रहेगा, इनक्लोज रहेगा। और यहाँ पर फंक्शन का डेटा टाइप होता है, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा डेटा टाइप क्या होगा। इसी तरीके से जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें बताना होता है कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि हमेशा ये मेन फंक्शन होता है और लास्ट में रिटर्न 0 लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये मेन फंक्शन है, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हुआ, और बीच में जितना भी कोड है वो अपना प्रॉपर रन होगा। लेकिन इस फंक्शन का जो रिटर्न है वो 0 इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो इंटीजर है तो हमें यहाँ पर इंटीजर 0 रिटर्न कर दिया। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी वो बाहर नहीं जाएगी, रिटर्न के नाम पर सिर्फ 0 ही रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे काम करता है, जब हम फंक्शन अभी डिफाइन करेंगे तब आपको समझा देंगे। अब यहाँ पर जो भी हमने थ्योरेटिकल बेस पर आपको समझाया है ये थोड़ा दिमाग में रखना है, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की क्रिएट करने की। ठीक है, हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है। तो देखिए, फंक्शन को क्रिएट करना बोले या डिक्लेयर करना बोले एक ही बात है। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करना हो, डिक्लेयर करना हो, एक ही बात है। तो डिक्लेयर और क्रिएट करने में और डिफाइन करने में डिफरेंस क्या है हम समझेंगे अभी जस्ट। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, यही फंक्शन का डेटा टाइप। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, वॉइड मतलब कुछ नहीं, नथिंग। तो जब आपको फंक्शन से रिटर्न कुछ नहीं लेना होता तो हम यहाँ पर वॉइड डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉइड डेटा टाइप का मतलब होता है कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो नथिंग होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है,
अब इसका यूज कब करते हैं, यहाँ पर हम इंट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्या होगा, सब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर माई फंक्शन, यानी फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए जो फंक्शन का नाम होता है वो हम आइडेंटिफायर का यूज करके रखते हैं। आइडेंटिफायर्स के जो रूल होते हैं जिससे हम वेरिएबल अपना बनाते हैं, यानी वेरिएबल नेम डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से हम फंक्शन नेम भी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफायर्स के रूल के बारे में तो पता ही है। आइडेंटिफायर्स के रूल का ही इस्तेमाल करते हुए हम अपना फंक्शन का नाम डिसाइड करते हैं, नहीं रखते हैं। और यहाँ पर ये पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज का मतलब इसके बीच में हमारा रहेगा फंक्शन का डेफिनेशन, जो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर ये माई फंक्शन, इसमें देखिए उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। माई फंक्शन क्या है, ये फंक्शन का नाम है। वॉइड क्या है, वॉइड मीन्स दैट द फंक्शन डज नॉट हैव एनी रिटर्न, ठीक है, इसमें कोई रिटर्न वैल्यू इसकी नहीं होगी। यू विल लर्न मोर अबाउट रिटर्न, यानी हम इसके बारे में आगे समझेंगे। फिर उसके बाद इनसाइड द फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी में वही हमारा कोड रहता है, डेफिनेशन होती है फंक्शन की, जो हम लिखते हैं कि यह फंक्शन क्या करेगा। फिर उसके बाद कॉल अ फंक्शन, यानी कि ये तो हमने जस्ट देखा ही है, फंक्शन जब हम एक बार डिफाइन कर देते हैं या फिर जो प्री डिफाइन होते हैं, दोनों ही केसेस में अगर हमें उनका यूज़ करना है तो हमें उन्हें कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है। तो डिक्लेयर फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली, यानी जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, दे आर सेव्ड फॉर अ लेटर यूज़, यानी वो सेव हो जाते हैं एक तरीके से, उनका जब ज़रूरत हो तब यूज़ करने के लिए। एंड विल बी एग्जीक्यूट लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड, यानी कि ये बाद में एग्जीक्यूट होते हैं जब हम इसे कॉल करते हैं। टू कॉल अ फंक्शन राइट अ फंक्शन नेम, यानी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करने होते हैं, लास्ट में हमें सेमीकोलन इस तरीके से लगाना होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं कि फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो का कोड है, हमने पॉइंटर पढ़ा था, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो क्या, कि जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो हम मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी तक आपने देखा होगा कि हम जो भी कोड लिख रहे थे वो मेन फंक्शन के अंदर ही लिख रहे थे, लेकिन जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं वो हमारा मेन फंक्शन के बाहर होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम यहाँ पर मेन फंक्शन के पहले अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, बाद में ये भी देखेंगे कि अगर हम नीचे डिफाइन, मेन के नीचे डिफाइन करते हैं फंक्शन अपना, तब क्या होगा, सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको फॉलो करते हुए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन अपना बनाते हैं खुद का, यूज़र डिफाइन फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना होगा कि हमारा जो फंक्शन का डेटा टाइप है, यानी रिटर्न टाइप है, बेसिकली क्या होगा, ठीक है। देखिए वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, ध्यान देना, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं x = 5, तो वेरिएबल का डेटा टाइप होता है, यानी इंट या फ्लॉट या डबल। लेकिन जो फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, डेटा टाइप नहीं होता, रिटर्न टाइप होता है। लेकिन रिटर्न टाइप में हम यूज़ यही करते हैं, इंट, फ्लॉट, डबल ऐसा करके। या अगर उस फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है तो हम वॉइड यूज़ करते हैं, जो कि एग्जाम्पल में बताया गया है नोट्स में, ठीक है। तो हम अपने फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, वॉइड, यानी कि नथिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वॉइड फंक्शन बनेगा। फिर उसके बाद हमारा होगा फंक्शन नेम। अब देखिए जो फंक्शन नेम होगा वो हम आइडेंटिफायर का यूज़ करके रखेंगे। आइडेंटिफायर का यूज़ करके हम वेरिएबल नेम डिसाइड करते हैं, मतलब क्या रूल होगा, उस वही आइडेंटिफायर वाले ही सेम रूल यहाँ पर भी काम करेंगे। तो हमने अपने फंक्शन का नाम रखा सिंपल F1, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, फिर उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, सिंपल है। अभी क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है, यानी F1 नाम का फंक्शन ये हमने बनाया है, और ये क्या करेगा, ये हम उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी ब्लॉक ऑफ कोड में लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, तो वैसे तो हम कुछ भी करा सकते हैं, अभी के लिए हम यहाँ पर सी आउट कराते हैं सिंपल एक स्टेटमेंट। यहाँ पर हम सी आउट करा देते हैं वेलकम टू UPCISS, ठीक है, वेलकम टू UPCISS, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब यहाँ पर चाहे तो न्यू लाइन के लिए एंडल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू लाइन के लिए एंडल हो गया। अब क्या होगा, अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए मेन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मेन फंक्शन की बॉडी में कुछ नहीं है। रन करेंगे तो आपको लग रहा होगा कुछ प्रिंट होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन तो हमने लिखा, सी आउट स्टेटमेंट भी लगाई वेलकम टू UPCISS, लेकिन ये रन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या बताया कि फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं, ये हमारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन। अब अगर इस फंक्शन को यूज़ में लेना है तो इसके लिए हमें कॉल करना होगा। ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा, यानी इसके अंदर का कोड ऑटोमेटिक रन नहीं होगा। ये तभी होगा जब हम कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए सिंपली हमें फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और लास्ट में हमारा क्या होगा, सेमीकोलन, बस इतना ही।
अब जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वेलकम टू यूपीसी एसएस प्रिंट हो रहा है। अब ये एग्जैक्टली काम कैसे हो रहा है, तो देखिए जब कंपाइलर यहाँ पर रन हो रहा है तो ये पूरे कोड को पढ़ते हुए आता है मेन के पास, और मेन के ब्लॉक ऑफ कोड में जो कोड लिखा है ये उसे एग्जीक्यूट करता है। फिर देखता है कि F1 जो कि एक फंक्शन है, फंक्शन कैसे पता चला कंपाइलर को, क्योंकि यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज किया गया है, तो वो समझ गया कि ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन है तो वो देखेगा कि इस फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो वो चेक करेगा पूरे प्रोग्राम में और देखेगा कि हाँ यहाँ पर F1 को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ से वो पहुँचेगा यहाँ पर और इसके अंदर का कोड जो है वो रन कर देगा। और रन करने के बाद अब चूंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर चूंकि वॉइड फंक्शन है तो रिटर्न इसका कुछ नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये प्रिंट कर देगा और वापस जो है वो यहीं पर आ जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ था। आपको अगर दिखाएं तो अगर हम F1 के नीचे यहाँ पर कुछ सी आउट कराते हैं, ठीक है, जैसे हमने सी आउट करा दिया यहाँ पर कुछ भी, जैसे यहाँ पर हमने सी आउट करा दिया एंड, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंड स्टेटमेंट प्रिंट कराई। अब ये जो इंड है आप देखेंगे कि पहले वेलकम टू यूपीसी एसएस आएगा, फिर उसके बाद इंड प्रिंट होगा, क्योंकि F1 को हमने पहले कॉल किया है तो ये एग्जीक्यूट पहले होगा, फिर उसके बाद ये इंड प्रिंट होगा। यहाँ पर रन करते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इंड बाद में आ रहा है। लेकिन अगर इंड को हम पहले रखें, यहाँ से हमने कट किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया, अब इंड पहले प्रिंट होगा, F1 जो है वो बाद में कॉल हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि इंड में यहाँ पर न्यू लाइन नहीं दी गई है इसलिए ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना बात आप? तो कुल मिलाकर के ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, कॉल करना क्या होता है। अभी हमने ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक रूप देखा है, अभी इसमें हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसे हैं फंक्शन में, है ना। तो ये हो गया फंक्शन को डिफाइन करने का और कॉल करने का तरीका। बाकी हम एक फंक्शन को 5 बार कॉल करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 बार वेलकम टू यूपी से एसएस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, F1 ये फंक्शन हो गया और यहाँ पर उसी को बार बार पेस्ट मतलब इस तरीके से 3 बार हमने लिखा और ये 3 बार कॉल होगा। और हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन एक ही बार किया है, सी आउट स्टेटमेंट एक ही बार लगी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 अलग अलग लाइन में वेलकम टू यूपी से एसएस प्रिंट होगा। यही होती है फंक्शन की खासियत, यानी फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड जो है उसे हम बार बार रीयूज कर पाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हम फंक्शन का यूज़ ही करते हैं ताकि हमें कुछ ऐसे कोड होते हैं जिसको हमें प्रोग्राम में कई बार यूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो उसे हम फंक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलिए, तो फंक्शन क्लियर हुआ। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन की, ये क्या होता है। तो देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन अलग चीज़ होती है और डेफिनेशन अलग चीज़ होती है। डिक्लेरेशन द रिटर्न टाइप द नेम ऑफ फंक्शन एंड पैरेंथेसिस, यानी डिक्लेरेशन में क्या होता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या है और उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो यहाँ पर हम देते हैं, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। डेफिनेशन का मतलब कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज जो होता है उसके बीच में जो स्टेटमेंट होती है वो हमारा कहलाता है डेफिनेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर वापस आते हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है इसके बीच में जो है ये कहलाएगी फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पर क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फिर क्या है, फंक्शन का नेम, और अगर इस फंक्शन में कोई मतलब डेटा हमें पास करना हो तो पैरेंथेसिस के अंदर हमारा पैरामीटर या आर्गूमेंट आएंगे, ठीक है। अभी हम उसको भी देखेंगे, पैरामीटर आर्गूमेंट क्या होते हैं, कैसे पास करेंगे, सब समझने वाले हैं। और कई सारी इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज भी देखेंगे, प्राइम नंबर वगैरह जो हमने पीछे एक्सरसाइज देख रखी है उसको हम अब दोबारा फंक्शन की मदद से समझेंगे, और भी कई नई एक्सरसाइज होंगी, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। इस एग्जाम्पल में भी देखिए बताया गया ये क्या है, डिक्लेरेशन है इस लाइन में, और यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन है। और कॉल करना तो हमने आपको बताया ही है, कॉल क्या कहलाता है। कॉल करना यानी जब हम मेन फंक्शन की मतलब मेन फंक्शन की बॉडी से फंक्शन कॉल करते हैं वहाँ पर उसे बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है, अगर हम अपने फंक्शन को इसके नीचे डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हमें एरर मिलेगी, बताया जा रहा है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक सिंटैक्स का ही नियम है। जैसे इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसको हमने किया मेन फंक्शन के बाद में यहाँ पर इसे हमने किया, ठीक है, मतलब डिफाइन किया, ये बेसिकली यहाँ पर डिफाइन किया। अब अगर रन करेंगे तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी, बता रहा है कि जो F1 है वो डिक्लेयर ही नहीं है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। F1 वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम में वो बता रहा है कि F1 फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं, जबकि यहाँ पर है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, कंपाइलर जब कोड को रन करता है ऊपर से नीचे, ये क्या होगा, मेन फंक्शन प्रॉपर पूरा रन होने के बाद ही तो ये लास्ट में जाएगा, तब यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन जब तक ये मेन रन नहीं होता तब तक तो इसे इसके बारे में पता ही नहीं कि ये चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हमें एरर मिल जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है या तो भाई आप अपना जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन के ऊपर रखिए, या फिर किसी कारणवश अगर आप नीचे रखना ही चाहते हैं तो फिर आपको एक काम करना होगा, आपको फंक्शन डिफाइन मतलब नीचे करना है लेकिन डिक्लेयर आप ऊपर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए, नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन दिया गया है, नीचे ये रहा,
ठीक है। इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं कई लैंग्वेज में, फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ पर ये फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें फंक्शन का रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम और अगर कोई मतलब पैरामीटर वगैरह है तो वो देने होंगे, बस इतना हमें मेन फंक्शन के ऊपर रखना है, ठीक है, मेन बॉडी के ऊपर रखना है। बाकी आप फंक्शन का डेफिनेशन नीचे रखें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप फंक्शन का डेफिनेशन नीचे रखेंगे तो ये चीज़ आपको फिर से लिखनी होगी, यानी ये लाइन आपको फिर से रिपीट करनी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, वापस आते हैं कोड ब्लॉक में, और अभी हमने क्या किया, यहाँ पर लगाया, इसको मतलब कॉपी कर लिया, ठीक है, और ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। इसमें हमें देखिए सेमी कॉलन भी लगाना पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर इसका ब्लॉक ऑफ कोड तो है नहीं, हमने सिर्फ फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर, सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इंट और ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बस हो गया। तो ए को हमने डिक्लेयर किया है, असाइन नहीं किया। असाइन हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 5 ऐसे करके, है ना। तो ये होता है मतलब अलग अलग डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। इसी तरीके से फंक्शन के केस में क्या होता है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन यहाँ पर कर दी, डेफिनेशन हमने लास्ट में की। तो जब हम डिफाइन करते हैं तब इसमें ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर सेमीकोलन इस तरीके से नहीं लगता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में लगता था, कुछ ब्लॉक ऑफ कोड में लगता है, कुछ में नहीं लगता, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया F1, यहाँ पर डेफिनेशन है, ऊपर यहाँ पर हमारा ये डिक्लेरेशन है। अब रन करेंगे तो हमें एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेलकम टू UPCSS आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर ही डिक्लेयर कर दिया है। तो इससे क्या होगा, उसको पता है कि हाँ F1 नाम का फंक्शन कहीं पर डिक्लेयर किया है। अब डेफिनेशन कहाँ है तो वो ये फिर ढूंढ लेगा, ठीक है। और अगर हम डेफिनेशन नहीं रखते हैं, जैसे अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ, अगर हमने डेफिनेशन को डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, कट कर दिया, हटा दिया। अब अगर रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से एरर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर ये प्रॉपर सिंटैक्स में होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रूल के अकॉर्डिंग होती हैं, मतलब उसमें कोई विशेष लॉजिक नहीं होता, ठीक है, हमें उन्हें समझना ही पड़ता है, याद ही रखना पड़ता है। अब जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन या डेफिनेशन अगर हम मेन फंक्शन के ऊपर करते हैं तब तो ठीक है, नीचे करेंगे तो फिर हमें डिक्लेयर ऊपर और डिफाइन नीचे करना पड़ेगा, इस तरीके से। चलिए तो यहाँ पर ये फंक्शन के बारे में इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद है पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो अभी देखिए जो हमने देखा था, ये फंक्शन बनाया, इसमें कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट नहीं थे। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको कट करते हैं और मेन फंक्शन के ऊपर ही हम अपने फंक्शन को इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिंपल है। तो ये हमने अभी सिंपल फंक्शन देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के बारे में समझते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शन एज अ पैरामीटर, पैरामीटर्स एक्ट एज अ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि हम अगर किसी भी फंक्शन में अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं किसी फंक्शन में, तो उसे हमें एज अ पैरामीटर पास करना होगा। और जो पैरामीटर होते हैं वो कुछ अलग चीज़ नहीं होती, वो वेरिएबल्स ही होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन अगर हम फंक्शन में उन्हें लगाते हैं तो उसे हम पैरामीटर्स बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन में क्या बताया गया, पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द पैरेंथेसिस। यानी जो पैरामीटर हम पास करते हैं या लिखते हैं वो कहाँ पर होता है, वो फंक्शन नेम के बाद में पैरेंथेसिस के अंदर, यानी इनसाइड द पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। यू कैन ऐड एज मैनी पैरामीटर्स, यानी हम एक से ज़्यादा भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे फंक्शन नेम, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3। पैरामीटर का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, वेरिएबल है, यानी हम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वहाँ से जो डेटा भेजेंगे वो यहाँ पर रिसीव करेगा। तो जब रिसीव करेगा तो ये पैरामीटर होगा या आर्गूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है, पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट्स। ये हुआ। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन देखिए, अभी हम इसको पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे। फिर यहाँ पर इस डेफिनेशन में बताया गया है कि नीचे एक एग्जांपल है जिसमें यहाँ पर एक माई फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया गया, जिसमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर रखा गया है और इस फंक्शन को यहाँ से कॉल किया गया और इसमें आर्गूमेंट पास किए गए हैं, यानी डेटा पास किया गया है और इस पैरामीटर में रिसीव होकर के फिर ये स्टेटमेंट सी आउट हुई है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम अपने कोड ब्लॉक में देखते हैं, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना है, ठीक है, पैरामीटर कुछ नहीं होता, मतलब जो फंक्शन कॉल करते हैं तो यहाँ से जो डेटा हम भेजते हैं, ध्यान देना, जैसे यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन आपने पढ़ा है मैक्स, यहाँ पर जैसे हमने लगाया और मैक्स में हमने यहाँ पर पास कर दिया 5,9। अब ये 5,9 इस तरीके से हम पास करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 5 और 9 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ से जब हम पास कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू पास कर सकते हैं या वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, दोनों चीज़ें पास कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर के हम कांस्टेंट वैल्यू पास करें या वेरिएबल की वैल्यू पास करें, वो यहाँ पर आर्गूमेंट्स कहलाएंगे और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो वहाँ पर पैरामीटर कहलाएगा। और जितने आर्गूमेंट होंगे उतने ही पैरामीटर होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ से 5,9,3 भेज दिया, यानी 3 आर्गूमेंट भेज दिए और फंक्शन जब डिफाइन था वहाँ पर पैरामीटर 2 ही थे,
ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ये काम इसी फंक्शन के साथ करते हैं, F1 नाम के साथ। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वेलकम टू और UPCSS को यहाँ पर डायरेक्टली ना प्रिंट करा करके यूजर इस फंक्शन की मदद से जो चाहे वो प्रिंट करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलकम टू जो है ये एज अ कॉन्स्टेंट प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इंसर्शन ऑपरेटर और इसमें हम कोई डायनेमिक वेरिएबल रख देते हैं। सपोज यहाँ पर हमने रख दिया ST। ठीक है, ST एक वेरिएबल है, यहाँ पर अभी हमने इसको बनाया नहीं लेकिन बनाएंगे। तो ये ST हो गया, बाकी 2 के बाद स्पेस दे देते हैं। अब क्या होगा, वेलकम टू प्रिंट होगा, फिर ST में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब ST में क्या होगा ये हम फंक्शन में रिसीव करेंगे, जब फंक्शन कॉल किया जाएगा तब वहाँ से पास किया जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पैरामीटर्स बनाने हैं। तो उसके लिए हमारा पैरामीटर का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग और वेरिएबल नेम क्या है, ST, बस इतना। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया है और उसमें हमने एक पैरामीटर भी पास किया है। अब होगा क्या कि जब भी F1 फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो यहाँ से हमें वो डेटा भी भेजना है। ठीक है, यहाँ से हमें वो डेटा भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डेटा भेजते हैं, जैसे यहाँ पर हम डायरेक्टली डबल कोट के अंदर मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू भेज सकते हैं। जैसे यहाँ से हमने भेज दिया UPCISS। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर प्रिंट हो रहा है, देखिए वेलकम टू UPCISS। ठीक है, प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ से हम कुछ और भेजते हैं तो यहाँ पर वो दूसरी चीज़ भी प्रिंट होगी। क्यों, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम वैल्यू भेज रहे हैं वो इस पैरामीटर में रिसीव हो रही है और वो पैरामीटर की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है। बाकी फंक्शन के अंदर हम कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू भेज सकते हैं और इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करा करके कोई ऑपरेशन करवा करके उसका मतलब वहाँ से सी आउट करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहें तो इसमें वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग और नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया और नेम में यहाँ पर हमने डबल कोट के अंदर पास कर दिया जितेंद्र। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहें तो नेम नाम के वेरिएबल को पास कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से देखिए नेम पास कर दिया है ना। तो अब नेम पास करेंगे तो नेम में जो भी होगा वो पास हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी है, यहाँ पर रन किया तो देखिए वेलकम टू जितेंद्र। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। बाकी इस फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू के साथ, यानी ज़रूरी नहीं कि नेम, यहाँ पर हम डायरेक्ट जैसे दूसरे वाले में कॉन्स्टेंट वैल्यू पास कर रहे हैं और यहाँ पर UPCISS वापस से पास कर रहे हैं और तीसरे वाले फंक्शन में यहाँ पर हम पास कर रहे हैं महेश। ठीक है, और अब रन करेंगे तो 3 लाइनें अलग अलग प्रिंट होंगी, एक में जितेंद्र पास हो रहा है, दूसरे में UPCISS, तीसरे में महेश। यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए वेलकम टू जितेंद्र, वेलकम टू UPCISS, वेलकम टू महेश। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गूमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये पैरामीटर है और ये क्या है, आर्गूमेंट है। और ये फंक्शन डिफाइन करते समय जब भी बनाते हैं तो ये पैरामीटर कहलाते हैं, फंक्शन कॉल करते समय जब पास करते हैं तो वो आर्गूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लें, कन्फ्यूज ना हो। चलिए वापस आते हैं नोट्स में और फिर देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो ये एग्जांपल हमने समझ लिया। फिर उसके बाद है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है और जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं उनको आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो इसको हटा देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम फंक्शन कॉल करते समय यहाँ पर आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं और अगर हम ना पास करें तब क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब सिर्फ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। नेम नाम का वेरिएबल बनाए तो सिंपल है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है जबकि यहाँ पर आर्गूमेंट पास नहीं किए। तो रन करने पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर अपना आर्गूमेंट पास करते हैं तब तो ठीक है, आपको पता है कि ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, वेलकम टू जितेंद्र आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करते समय यहाँ पर पैरामीटर ही ना दें, पैरामीटर ही ना पास करें फंक्शन में, और फिर यहाँ से अगर हम आर्गूमेंट पास करेंगे तब भी हमें एरर मिलेगी। ठीक है, तब भी हमें एरर मिलेगी। और अगर यहाँ पर हमने ये पैरामीटर एक पास किया है लेकिन यहाँ पर कॉमा लगा करके कोई दूसरी वैल्यू भी पास की जा रही है, जैसे यहाँ पर हमने दूसरी वैल्यू पास कर दी, सपोज सिटी का नाम भेज दिया लखीमपुर। ठीक है, लखीमपुर, ठीक है, ये पास कर दिया, तब भी यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है उसके पास सिंगल पैरामीटर है जबकि यहाँ पर हम डबल पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो या तो यहाँ पर कॉमा लगा करके डबल पैरामीटर को रिसीव करने के लिए वेरिएबल होने चाहिए या फिर आपको सिंगल ही पास करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, फंक्शन को डिटेल में समझना है, इसलिए हम बहुत ही आराम धीरे धीरे हर एक चीज़ को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जैसे स्ट्रिंग ST, और अगर मान लेते हैं कि किसी ने यहाँ से पैरामीटर पास नहीं किया और हम यहाँ पर पैरामीटर लगाए बैठे हैं, आर्गूमेंट किसी ने पास ही नहीं किया कॉल करते समय, तो एरर आएगी। लेकिन हम चाहते हैं एरर ना आए, तो उसके लिए हम इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम पैरामीटर पास करते हैं तो डायरेक्टली इज इक्वल टू लगा करके इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, जैसे UPCISS सेट कर दिया, सिंपल है। ठीक है, अब क्या होगा कि UPCISS इसकी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हो चुकी है। अब अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं और अगर यहाँ से कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे
तो इसमें ऑटोमेटिक जो है वो यूपी से एसएस प्रिंट कर लेगा। देखिए यहाँ पर रन करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूपी से एसएस आ रहा है। और अगर यहाँ पर हम कुछ पास करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नेम पास कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये ओवरराइड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओवरराइड होगा, हमारा आएगा जितेंद्र ही। यहाँ पर हमने रन किया तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वेलकम टू जितेंद्र। तो अभी ये क्या हो रहा है कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ओवरराइड हो गया। समझ पा रहे हैं ना बात? तो ये चीज़ होती है। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि अगर कोई यूज़र फंक्शन को मतलब कॉल करेगा और अगर वो पैरामीटर पास नहीं करता है तो क्या होगा कि वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पे चला जाएगा। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट ही नहीं है तो फिर हमें एरर मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये समझ में आया। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्लियर हुई। तो यहाँ पर यही चीज़ अलग अलग तरीके से बताई गई है कि हम पास करेंगे वैल्यू तो ओवरराइड होगी, नहीं पास करेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट सेट है वही प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मल्टीपल पैरामीटर। तो मल्टीपल पैरामीटर में क्या है कि हम एक साथ मल्टीपल पैरामीटर भेज सकते हैं। जैसे वेलकम टू यूपी से एसएस एंड योर नेम, ऐसा करके कुछ मैसेज प्रिंट करा सकते हैं और 2 पैरामीटर रख सकते हैं। उसके लिए कुछ खास नहीं करना होता, जैसे कॉमा, और यहाँ पर दूसरा पैरामीटर हमारा इंटीजर भी हो सकता है या दोनों स्ट्रिंग हो सकते हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये हमने इंटीजर दे दिया, पहले डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हटाते हैं। बाकी हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि अगर हमें मान लेते हैं कि 5 पैरामीटर पास करने हैं, जिसमें से 2 हैं डिफ़ॉल्ट और 3 हमें कंपलसरी करने हैं, तब हम उसको कैसे मैनेज करेंगे ये हम समझेंगे अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल हमने एक स्ट्रिंग हमारा है और दूसरा क्या है, इंटीजर टाइप का, और यहाँ पर हमने बनाया ये x, बस इतना ही। ठीक है, ये 2 पैरामीटर हुए। तो अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, अब इसमें देखिए x की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं इसे डायरेक्टली लास्ट में। तो ये हमने प्रिंट करा दिया x की वैल्यू। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप मैसेज कोई भी बना करके अपना बाकायदा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने अभी रैंडम ऐसे ही डायरेक्टली x की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो x में जो भी पास होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हम मान लेते हैं एज। ठीक है, यहाँ पर ये एज लिख दिया ऐसे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। वेलकम टू जो भी आएगा और एज, यहाँ पर आगे एज आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें 2 पैरामीटर यहाँ से पास करने हैं। 2 पैरामीटर पास करने के लिए सिंपली कॉमा लगाना है, मतलब आर्गूमेंट पास करने हैं। ठीक है, पैरामीटर और आर्गूमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये जो है ये पैरामीटर ही कहलाते हैं और जब कॉल करते हैं तो ये आर्गूमेंट कहलाते हैं। तो ये नेम हो गया और यहाँ से हमने पास कर दिया एज में यहाँ पर हम डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ पर 25 पास कर दी, नो प्रॉब्लम। रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू यूपी से जितेंद्र और एज 25। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, मल्टीपल पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन कॉल करना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। फिर यहाँ पर रिटर्न वैल्यू की बात करें तो देखिए अभी तक हमने फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं लिया है। ठीक है, वॉइड था, लेकिन अगर हमें रिटर्न लेना हो, रिटर्न लेने की ज़रूरत क्या होती है तो इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा एक एग्जांपल की मदद से। यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया इंट x इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर हमने 5 दे दिया और दूसरा वेरिएबल बनाया इंट इज़ इक्वल टू y और इसमें हमने वैल्यू दे दी 40। तीसरा एक और वेरिएबल बनाया इंट इज़ इक्वल टू z और इसकी वैल्यू हमने दे दी यहाँ पर सपोज 10। ठीक है, या 15 दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि x y z 3 वैल्यू है, यहाँ पर ये टर्मिनेटर लगाना है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये 3 वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट ली हैं, या यहाँ पर हम एरे भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एरे वगैरह हमने पढ़ रखी है, आगे चल के जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम एरे, लूप, फंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट सब कुछ मिला करके पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आने वाले वीडियोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और इन तीनों को हमें क्या करना है, इनको जोड़ करके इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, अब एवरेज क्या होता है आपको पता होगा। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको जोड़ना पड़ता है और काउंट करना होता है। यानी इन तीनों का एवरेज निकालना हो तो हमें इन तीनों को पहले जोड़ना होगा। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये 3 वेरिएबल हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज होता है। एवरेज का फार्मूला यही तो होता है, पहले जोड़ो और काउंट करो और दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, एवरेज तो पता ही होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हमें 2 कैलकुलेशन करनी होंगी, एक तो जोड़ना होगा और दूसरा डिवाइड करना होगा। तो अगर हम चाहें तो ये दोनों काम फंक्शन से करा सकते हैं या एक काम फंक्शन से करा लें और उससे रिटर्न ले लें और यहीं पर हम दूसरा काम कर लें। ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको हम थोड़ा सा रिटर्न के बारे में बताते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन का नाम हम f1 ही रखेंगे, लेकिन फंक्शन जो है अब की बार क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू देगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, सिंपली 3 नंबर को जोड़ने के बाद रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो 3 नंबर जोड़ने तो इंट यहाँ पर x कॉमा इंट y। ठीक है, एक सेकेंड, y और फिर उसके बाद तीसरा हमारा होगा इंट z। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर, अभी देखिए हम बताते हैं आपको, पहले तो इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर इसमें क्या है, 3 पैरामीटर हैं। ठीक है, और अब की बार हम इसमें को सी आउट नहीं कराने वाले। और अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का रिटर्न होगा वो वॉइड यानी नथिंग नहीं होगा, बल्कि इंटीजर रिटर्न होगा, यानी इंट रिटर्न होगा। ठीक है, इंट लगाया और यहाँ पर जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें 3 वैल्यू पास करनी है। तो हमने पास कर दिया x, y, z।
और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, यहाँ से भी हमें देखिए रिटर्न नहीं कराया, रिटर्न कराने के लिए सिंपली रिटर्न कीवर्ड लगाना है और क्या रिटर्न करना है वो चीज़ यहाँ पर हमें बतानी होती है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें रिटर्न करना है। तो ये क्या करेगा, एक्स वाई जेड रिसीव करेगा और एक्स वाई जेड को जोड़ करके, क्योंकि हमने जोड़ा है तो जोड़ने के बाद ये रिटर्न कर देगा जहाँ से ये कॉल किया गया था। तो यहाँ से कॉल किया गया था तो यहाँ पर ये रिटर्न देगा। तो अगर ये रिटर्न देगा तो हमें इस रिटर्न को रिसीव करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल भी बनाना होगा। तो हमने इंट टाइप का यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल बना लिया और सम नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन हमने कॉल किया, ठीक है। इस तरीके से सब में चाहते तो हम डायरेक्टली x प्लस वाई प्लस जेड करा सकते हैं, लेकिन अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये काम फंक्शन की मदद से करेंगे। तो हमने लगाया f1 x प्लस एक्स कॉमा वाई जेड और यहाँ पर रन करेंगे तो क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो हमें सम में मिल जाएगी। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर सी आउट कर सकते हैं सम को, तो यहाँ पर हमने सम को सी आउट भी कर दिया। चलिए रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है 60, यानी अभी क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है, एवरेज नहीं निकल रहा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको रिटर्न के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है अब की बार क्या कर रहा है, रिटर्न। तो यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड में वैल्यू पहुँची, एक्स वाई जेड यहाँ पर ऑपरेट हुआ, फिर उसकी वैल्यू रिटर्न हुई जहाँ से ये कॉल किया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ 60 और वो 60 कहाँ चला गया, सम में, और सम को हमने क्या करा दिया, प्रिंट। समझ में आई बात। और इसका जो रिटर्न है, रिटर्न यानी हम वेरिएबल में स्टोर भी कर पा रहे हैं। अब चाहें तो यहाँ पर हम सम डिवाइडेड बाई 3 इस तरीके से करा के इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एवरेज क्या आ रहा है, 20 ही आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आई। अब एक छोटी सी चीज़ और, जब हम फंक्शन देखिए कॉल करते हैं तो ये हमारे जो कहलाते हैं आर्गूमेंट होते हैं और ये पैरामीटर, तो ज़रूरी नहीं कि सेम हो। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर भी हमने एक्स वाई जेड रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम आई और ये हमारा हो गया जे और ये हो गया के, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर यानी फंक्शन के अंदर जो डेफिनेशन है वहाँ पर हमें सेम नाम रखना होगा, जो पैरामीटर में है वही वेरिएबल हमें अंदर भी यूज़ करने होंगे, जैसे आई जे और ये के, इस तरीके से। अब रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा प्रॉपर प्रोग्राम रन होगा। दूसरी चीज़, जरूरी नहीं कि हम इस तरीके से रिटर्न कराएं, आई जे के को जोड़ करके एक नया वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर बना सकते हैं। हमने एक इंट टाइप का टी नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें हमने करा दिया आई प्लस जे प्लस के, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई जे के की वैल्यू जुड़ेगी और ये टी में स्टोर होगी और हम क्या करेंगे, टी को रिटर्न करा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर टी को रिटर्न करा देंगे और कुछ नहीं। अब टी में तो टोटल हाई है, तो टी जो रिटर्न होगा वो यहाँ पर आएगा और ये सम में स्टोर होगा। अब बाकी चाहें तो टी में जो रिटर्न आएगा यहीं पर हम डिवाइडेड बाई 3 ऐसे करा करके और ये सम जो सम में स्टोर करा सकते हैं, डायरेक्टली सम को प्रिंट करेंगे तब भी हमारा एवरेज निकलेगा। तो यहाँ पर आपको हमने जो ये सब घुमा फिरा करके चीज़ें बताई हैं, इससे क्या है कि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए चीज़ों को समझना है, कहाँ पर क्या लगाएं क्या ना लगाएं, कैसे क्या होगा, क्योंकि ये सब आगे जितना अच्छे से आप इसको समझ लेंगे आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ठीक है, आर्गूमेंट्स और फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे डिफाइन करना है, रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पर इंटीजर फ्लोट। अब देखिए, अगर हम अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं कि यहाँ पर अगर हम रिटर्न टाइप इसका इंटीजर ना रख करके वॉइड ही रख देते हैं, तब क्या होगा। देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या कर दिया, वॉइड, जबकि यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं। तब देखिए क्या होगा, एरर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें एरर मिल रही है, क्यों, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, और रिटर्न करा रहे हैं हम इंटीजर, तो ये हमें एरर मिलेगी। बाकी अगर यहाँ पर हम फ्लॉट करा दें, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने फ्लॉट इसका रिटर्न कर दिया, ठीक। अब अगर फ्लॉट रिटर्न करेंगे तब तो यहाँ पर हमें एरर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, इंटीजर, और ये फ्लॉट रिटर्न है तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए ये काम कर रहा है, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पर हम फ्लॉट रिसीव करें और रिटर्न यहाँ पर इंटीजर कराएं तो ये वही वाली बात होगी जो हमने आपको बताई थी। जैसे यहाँ पर हमने एक इंट टाइप का एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें वैल्यू रखी 20 और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक इंट ही नाम का, ठीक है, वेरिएबल बनाया और हमने इसमें क्या कर दिया, x डिवाइडेड बाई 3। तो आपको पता है कि x में 20 है और जो 23 से डिवाइड होगा तो ये इसका जो आंसर होगा वो डेसिमल में होगा, और जो डेसिमल में आएगा ना तो वो डेसिमल ये स्टोर ही नहीं करेगा, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हमारा डेटा लॉस होगा। तो इस केस में अगर हमारा रिटर्न टाइप कुछ और है और फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ और है, दोनों में डिफरेंस है, तो डेटा लॉस हो सकता है या फिर एरर मिलेगी सीधा सीधा। समझ पा रहे हैं ना बात। चलिए, तो ये भी हमने देख लिया एक्सपेरिमेंट करके, इतना क्लियर हुआ। चलिए, रिटर्न वैल्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला है पास बाय रेफरेंस।
तो देखिए पास बाय रेफरेंस, इसको भी हम समझेंगे। रेफरेंस के बारे में तो वैसे हमने पढ़ रखा है, यहाँ पर बात होती है एड्रेस की, ठीक है, यानी किसी वेरिएबल का हम एड्रेस पास कर सकते हैं। तो हमने रेफरेंस, मेमोरी एड्रेस, पॉइंटर के बारे में पढ़ रखा है। तो आप चाहें तो इसको खुद से प्रैक्टिस करें या फिर इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझेंगे। फंक्शन में एरे पास करेंगे, पास बाय रेफरेंस यानी वेरिएबल का रेफरेंस पास करके, और ये फंक्शन ओवरलोडिंग, और फिर उसके बाद हम लास्ट में फंक्शन पर बेस्ड कई सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने इस वीडियो में आपको बताया है वो समझ में आया होगा और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।